नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 5 राज्यों में चरम पर चुनावी प्रचार। केरलम के तिरुवल्ला में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। कहा, केरलम में बनने जा रही है भाजपा एनडीए सरकार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की अलपुझा में जनसभा। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा में एनआईए की जांच दूसरे दिन जारी। एनआईए ने कई जगहों पर चलाया छापेमारी और धरपकड़ अभियान। वहीं वोटरों को धमकाने के आरोप में टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। लखनऊ से 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश नाकाम। भारत के एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को किया पार। 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर आ रहा टैंकर ग्रीन सानवी भारत का 7वां टैंकर। और पश्चिम एशिया में संघर्ष के 36वें दिन ईरान का इजरायल पर हमला। इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का एक और अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। और सुर्खियों के बाद आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवल्ला में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार केरलम में हवा का रुख कुछ और है। राज्य में सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि केरलम में पहली बार भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में केरलम की जनता ने एलडीएफ सरकार की विदाई पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केरलम को ईश्वर ने अपार संसाधन और संभावनाएं दी हैं, फिर भी राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए एलडीएफ, यूडीएफ सरकारों को जिम्मेदार बताया। एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने कभी भी इस क्षेत्र की परवाह नहीं की। यहां कनेक्टिंग रोड का हाल बेहाल है। मुझे आपके ही साथी बता रहे थे, यहां कई वर्षों से एक भी बड़ा पुल नहीं बना है। कोट्टयम में मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी खराब है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कमी हो, वहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने केरलम को यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक पैसा भेजा है। प्रधानमंत्री ने केंद्र की पीएम आवास और पीएम किसान जैसी योजनाओं से केरलम के लोगों को हुए लाभ का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर सबरीमाला रेलवे परियोजना को लटकाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरलम में डबल इंजन सरकार बनते ही विकास परियोजनाओं पर लगी ऐसी सभी रुकावटें हट जाएंगी। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को एनडीए की प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2029 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण का लाभ देने के लिए संसद की विशेष बैठक होने जा रही है।
दिन के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद फिर से मिलने वाली है। आपको पता है क्यों मिलने वाली है? जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। जैसे पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का बिल पास किया था, वैसे ही 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए। इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर, देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आए और इस कानून को पारित करें। महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या, इस विषय को देखते हुए नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा। यह आवश्यक है कि ये संशोधन सर्वसम्मति से पास हो, ताकि साल 2029 में होने वाले चुनाव में ही इसका लाभ हमारी माताओं बहनों को मिलना शुरू हो जाए। मैं सभी दलों से आग्रह करूंगा कि नारी शक्ति से हित से जुड़ा काम है, इसलिए खुले मन से कोई भी राजनीतिक हिसाब किताब किए बिना पूर्ण समर्थन करके माताओं बहनों का विश्वास जीतने में आप भी भागीदार बनिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक विवादित बयान सामने आया है। कैनिंग पूर्व से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी बहरुल इस्लाम के समर्थन में आयोजित एक प्रचार सभा में देवली 1 ग्राम पंचायत के प्रधान हाफिजुल मोल्ला पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हाफिजुल मोल्ला कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि 29 अप्रैल को मतदान है और 4 मई को मतगणना। जो लोग हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, 4 मई के बाद उन पर स्टीम रोलर चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस विवाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हाफिजुल मोल्ला की गिरफ्तारी की है। और वहीं पश्चिम बंगाल के संबंध में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में पोस्ट कर बताया कि देवली प्रथम ग्राम पंचायत के एक अन्य टीएमसी गुंडे हाफिजुल मोल्ला प्रधान को मतदाताओं को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मतदाताओं को डराने धमकाने का प्रयास करने वाले टीएमसी नेताओं की 2 गिरफ्तारियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि चुनाव आयोग ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। इससे ज्यादा ये मजबूत संदेश मिलता है कि आगामी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। बदलाव के लिए मतदान करें। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के 36 नेताओं को दी जा रही भारी पुलिस सुरक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को 2-3 दिनों में निष्पक्ष समीक्षा करने की बात कही है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं, इसमें किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो, पूरी पारदर्शिता बरती जाए, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि राज्य में 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी भी दी गई है। और इसी के साथ यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयोग ने राज्य में 4660 सहायक ऑक्सिलियरी मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी दी है। ये अतिरिक्त मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 321 मतदान केंद्रों के स्थान में भी बदलाव किया गया है। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना है। इन नई व्यवस्थाओं के बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 85,379 हो गई है। चुनाव आयोग का यह कदम अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केरलम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पर कल शाम वंजूर में 5 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। शेष आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब शशि थरूर कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनावी अभियान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। प्राथमिकी के मुताबिक 2 वाहनों में सवार आरोपियों ने सांसद का वाहन रोक दिया और जब सुरक्षाकर्मी ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उस पर और चालक पर कथित तौर पर हमला किया गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मदुरई के मेलूर क्षेत्र में एआईएडीएमके उम्मीदवार पेरिया पुल्लन सेल्वम ने अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार किया। सेल्वम ने मेलूर के पास वेल्लालूर गांव में पहुंचकर स्थानीय परंपराओं का पालन करते हुए ग्रामीणों से समर्थन मांगा। वेल्लालूर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए एआईएडीएमके उम्मीदवार वेल्लालूर पहुंचे और उन्होंने गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में पान के पत्ते चढ़ाए और मतदान के लिए अनुष्ठान भी किया। यहाँ के एझई कथम्मन मंदिर से जुड़ी एक पुरानी प्रथा के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार गांव के
बुजुर्गों के पास बिना ऊपरी वस्त्र पहने जाते हैं और इस दौरान वो पान के पत्ते और सुपारी उन्हें अर्पित करते हैं और बुजुर्गों के सामने झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए सेल्वम ने भी वेल्लालूर पहुंचकर बुजुर्गों के समक्ष पान के पत्ते चढ़ाए और विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे माहौल में पारंपरिक रंग देखने को मिला। और जनादेश में चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने और हिंसा भड़काने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बीती रात देर तक चली जांच के बाद शनिवार सुबह से ही एनआईए की टीम फिर से सक्रिय हो गई और पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात न्यायाधीशों को सुरक्षित बाहर निकालने में इस्तेमाल की गई पायलट गाड़ी की भूमिका को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में पायलट वाहन के चालक और संबंधित अधिकारियों को ब्लॉक कार्यालय में तलब कर पूछताछ की जा रही है ताकि उस दौरान की पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन ब्लॉक कार्यालय में एसआईआर की सुनवाई का काम फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए मोथाबाड़ी कांड में बंधक बनाए गए 7 न्यायाधीश इस समय मालदा शहर के एक निजी होटल से ही अपने न्यायिक कार्यों का संचालन कर रहे हैं। होटल परिसर को केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में रखा गया है, जहां सुरक्षा के बीच सुनवाई की पूरी प्रक्रिया जारी है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती भी कर दी गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक हिंसा से जुड़े मुख्य आरोपी मुफक्कुरुल इस्लाम को 14 दिन की पुलिस हिरासत और अकरमुल बगानी को 6 दिन की हिरासत में भेजने का विशेष कोर्ट ने आदेश दिया है। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने बीडीओ कार्यालय के घेराव के लिए भीड़ को भड़काया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि न्यायिक अधिकारियों को कार्यालय के अंदर ही 9 घंटे से ज्यादा समय तक बिना भोजन और पानी के बंधक बनाकर रखा गया। यह विरोध मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग को लेकर किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की 40 सदस्यीय टीम मालदा में है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है। खासतौर पर अधिकारियों को छुड़ाने के दौरान हुए हमले की भी बारीकी से पड़ताल की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व बर्धमान जिले के खंडघोष विधानसभा क्षेत्र में तैनात जॉइंट बीडीओ और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ज्योत्सना खातून पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने न सिर्फ उन्हें पद से हटाया बल्कि उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तृणमूल को वोट दीजिए, नहीं तो घर पर बैठिए, ये धमकी भरे शब्द हैं टीएमसी नेता राजू मंडल के। एक कैंपेन के दौरान उन्होंने जनता को सीधे सीधे तौर पर धमकी ही दे डाली। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा, कमल के फूल पर वोटिंग नहीं हो सकती और अगर वोटिंग में कोई दिक्कत है तो जाकर वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके घर चना बड़ा और रसगुल्ला भेजूंगा, नहीं तो आपको तृणमूल को वोट देना होगा। इस साल अपना वोट बर्बाद मत करना। भाजपा को एक भी वोट नहीं दिया जा सकता और अगर आप तृणमूल के अलावा किसी और को वोट देना चाहते हैं तो अपने घर से बाहर मत निकलना। इस धमकी भरे बयान के बाद चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस ने मुर्शिदाबाद से राजू मंडल को गिरफ्तार किया है।
कमीशन ने पुलिस को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। जनता अब सवाल पूछ रही है, लोकतांत्रिक देश में यह हिम्मत आ कहां से रही है? जनता का मत टीएमसी के खिलाफ है और सिर्फ इसलिए टीएमसी ने धमकी देकर जनता को डराकर चुप कराने का यह तरीका अपनाया है। हालांकि लोगों ने पहले ही मन बना लिया है, उन्होंने भरोसे का रास्ता चुना है, डर की पॉलिटिक्स नहीं। ईरान से आए कच्चे तेल के एक कार्गो को भारत के वडिनार से चीन की ओर मोड़ने की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि भुगतान की वजह से चीन की तरफ कार्गो जाने की खबर गलत है। भारत 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल आयात करता है और कंपनीज को एक व्यावसायिक कारणों के आधार पर विभिन्न स्रोतों और भौगोलिक क्षेत्रों से तेल प्राप्त करने की पूरी छूट है। मध्य पूर्व में आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भारतीय रिफाइनरीज ने ईरान सहित अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है और कुछ अफवाहों के विपरीत ईरानी कच्चे तेल के आयात में भुगतान संबंधी कोई भी बाधा नहीं है। जहाज के मार्ग परिवर्तन के दावे तेल व्यापार की कार्यप्रणाली को नजरअंदाज करते हैं। बिल ऑफ लैंडिंग में अक्सर सांकेतिक डिस्चार्ज पोर्ट गंतव्य का उल्लेख होता है और व्यापार अनुकूलन और परिचालन लचीलेपन के आधार पर समुद्री कार्गो यात्रा के दौरान गंतव्य बदल सकते हैं। यह दोहराया जाता है कि आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल की आवश्यकताएं पूरी तरह से सुरक्षित है। एलपीजी के संबंध में भी किए जा रहे कुछ दावे गलत हैं, क्योंकि लगभग 44 टीएमटी ईरानी एलपीजी ले जाने वाला एलपीजी पोर्ट सी बर्ड 2 अप्रैल को भारत के मंगलोर आया और वर्तमान में एलपीजी उतार रहा है। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।